नमस्कार दोस्तों मोस्ट अवेटेड वीडियो ग्रैंड लीग का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए आ चुका है। मैच गुजरात और राजस्थान के बीच में है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको दिमाग खोल देंगे आपकी जीएल की टीम तैयार करने से पहले। तो वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, जिससे कि जब कॉम्बिनेशन बनाने बैठो ना तो एक सही टीम तैयार कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला जो चैनल है यहां पर आपको सिर्फ ग्रैंड लीग की वीडियोस मिलेंगी, इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारी जो फाइनल टीम है, जो स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है, जो पिच रिपोर्ट है, जो डायमेंशंस हैं, जो अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स है, उन सभी की इंफॉर्मेशन मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे दे देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको जो पहला लिंक मिलेगा ना वो टेलीग्राम का लिंक है। इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए वेन्यू के बारे में बात करते हैं। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। अगर आप पिछले साल या उससे पहले के मैचेस अगर देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहां पर जो स्पिनर्स हैं काफी अच्छा कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स को उतना मदद नहीं थी, बल्लेबाज बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे थे। लेकिन इस साल उतना कुछ नजर नहीं आया है, बहुत कुछ बदला है, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बैटिंग का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि इस मैदान पर किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए क्या क्या किया है। तो टोटल जो आपके सामने ये 6 मैचेस लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप सबसे पहले ओपनिंग पेयर को कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा यहां पर एक प्लेयर ने स्कोर किया और एक फ्लॉप हो गया, यहां पर दोनों फ्लॉप हो गए, यहां पर भी दोनों फ्लॉप हो गए, यहां दोनों ने स्कोर कर दिया और यहां पे दोनों फिर से फ्लॉप हुए, और इसके बाद यहां पे एक फ्लॉप और यहां पर दोनों ने स्कोर कर दिया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आपको पहली इनिंग के अंदर दोनों खिलाड़ी फ्लॉप होते हुए नजर आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब जब आप दोनों टीमों के खिलाड़ी देखने बैठोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार इनके खिलाड़ी तो टॉप ऑर्डर में ही है, नीचे खिलाड़ी ही नहीं है। तो अब ऐसे में टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी छोड़ना वैसे तो बहुत रिस्की हो जाता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो वहां पर हम ग्रैंड लीग में ज्यादा नहीं तो 2 टीम्स में तो रिस्क उठा ही सकते हैं। तो अगर आप यहां देख रहे हैं तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हुए, 1 2 3, और यहां पे सिंगल खिलाड़ी फ्लॉप हुआ और यहां पे सिंगल खिलाड़ी फ्लॉप हुआ। तो 3 बार तो ऐसा हो चुका है कि दोनों खिलाड़ी बिल्कुल नहीं चले। मतलब ये स्थिति है कि 10 का आंकड़ा टच करना भी मुश्किल हो गया। और 2 बार ऐसा हुआ है जब एक खिलाड़ी चला है और एक खिलाड़ी फ्लॉप हो गया, और 2 बार ऐसा हुआ है कि जहां दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दे दिया जो ओपन करने आए थे। हालांकि इस साल के मैचेस की बात करें जो इस साल खेले गए हैं, उनमें एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों खिलाड़ियों ने स्कोर किया और वो गुजरात की टीम थी, और पंजाब जब पहले बैटिंग की थी उसने तो एक खिलाड़ी फ्लॉप हुआ था और एक खिलाड़ी ने स्कोर किया था। अब आप आइए नंबर 3 पे। नंबर 3 के प्लेयर ने हर एक मैच के अंदर स्कोर किया है, ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर। सिर्फ एक 12 वाला मैच और एक ये 16 वाला मैच छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी मैचेस में नंबर 3 के प्लेयर का स्कोर है 39, 97, 55, 84 और 26। तो यहां आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप टॉप 3 पर आते हो, अब अगर हम सिर्फ टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में से 2 चल गए, यहां तो तीनों फ्लॉप हुए, यहां एक चल गया था, यहां टॉप 3 में 2 चल गए, यहां एक, यहां पे 2 खिलाड़ी चल गए और यहां पे तीनों ने स्कोर कर दिया। तो ज्यादातर ऐसा हुआ है कि टॉप 3 में से कम 2 खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आया है। अब आओगे आप नंबर 4 पे, तो इस ग्राउंड के ऊपर नंबर 4 का प्लेयर ऑलमोस्ट सभी मैचेस में फ्लॉप है। सिर्फ एक मैच में 33 और एक मैच में 58 है, बाकी 2 2 9 16 9। और इस सीजन का जो 2 मैच इस मैदान पर हो चुके हैं उन दोनों मैचेस में नंबर 4 के प्लेयर ने तो कुछ भी नहीं किया। अब आप देख लेना कि नंबर 4 पे कौन आ रहा है। वैसे तो एक तरफ नीतीश राणा आ रहे हैं, चलो उनकी तो फिर भी हम मान सकते हैं कि वो फ्लॉप हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपको वॉशिंगटन सुंदर मिलेंगे और बहुत कोई बड़ी बात नहीं हो कि वो भी फ्लॉप हो जाए। तो नंबर 4 का प्लेयर इस मैदान पर अभी तक तो नहीं चला है। अब
नंबर 5 पर आएंगे तो 8 8 26 0 0 18, वही स्थिति नंबर 5 की है। 6 नंबर की स्थिति क्या है, 23 10, यहां 32, यहां 20 और यहां 0 का स्कोर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरी इनिंग उठाकर देख लेना, ये पूरी इनिंग उठाकर अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने मिलेगा 2 खिलाड़ी और बामुश्किल 3 प्लेयर, मतलब अगर 8 प्लेयर भी बैटिंग कर रहे हैं, अगर 8 खिलाड़ी भी बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें से बामुश्किल 2 या 3 खिलाड़ियों ने ही ऐसा स्कोर दिया है जो आपकी ड्रीम टीम में शामिल हो सके। तो अब आपको यह तय कर लेना है कि ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैटर, ये तीनों मिला के सिर्फ 3 बल्लेबाज और 3 खिलाड़ी लेने हैं, टोटल 3 खिलाड़ी एक इनिंग से, पहली इनिंग से। अब आप आओगे सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करें, आप यहां पे देख लेना, इस सीजन का मैच भी दिखा रहा हूं आपको मैं, 47, 97 और 44, बाकी सब खिलाड़ी ड्रीम टीम से बाहर, 4 खिलाड़ी बाहर। फिर यहां से देखो कितना, 63, 38, 39, ये सभी ड्रीम टीम से बाहर। तो क्या स्थिति बनी है, 3 खिलाड़ी यहां, 3 खिलाड़ी यहां से। अब सेकेंड इनिंग पर अगर आएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग पेयर चेक कर लेते हैं। ओपनिंग पेयर में दोनों फ्लॉप, यहां पे एक चल गया, अगर 24 को भी चला मानते हो तो मान लेना। चेन्नई के दोनों फ्लॉप, दोनों फ्लॉप, यहां पे 74 और 33 दोनों ने स्कोर कर दिया, और मुंबई के दोनों फ्लॉप। सिर्फ गुजरात के खिलाड़ियों ने जब बैटिंग की है तो उनके दोनों खिलाड़ी चल गए, बाकी जो दूसरे जितने भी प्लेयर्स है, जितनी भी टीम्स है, उनके सभी के खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में नहीं चल पाए। अभी तक तो यही देखने मिला है। अब आप आओ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे 35, 15 नहीं चला, 100 चल गया, 0 नहीं चला, 51 चल गया, 54 चल गया, 39 चल गया। मतलब नंबर 3 के प्लेयर ने 1 2 3 4 5 7 में से 5 मैचेस में ऐसा हुआ है कि जब नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर कर दिया। और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन नंबर 4 की भी है, क्योंकि नंबर 4 के प्लेयर ने भी हर एक मैच में स्कोर दिया है। फिर इसके नीचे या तो बैटिंग नहीं आई, और अगर बैटिंग आई है तो 56, 6 और 3 का स्कोर है। फिर यहाँ पे 61, 21, 6 और 11 का स्कोर है। फिर नॉट आउट आपको नजर आ रहा होगा। अब एक इनिंग के अंदर यहां से तो हमें 3 बल्लेबाज मिल रहे थे, विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर मिला के, जो बैटिंग करते हैं, प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने खिलाड़ी चले, एक 35 चला, एक 61 चला, एक 31 चला। यहां तो एक भी नहीं चला डीसी वाले इस मैच के अंदर। यहां 2 खिलाड़ी चले, यहां 63 56 सिर्फ 2 खिलाड़ी चले। यहाँ पे 51 58 सिर्फ 2 खिलाड़ी चल पाए। यहाँ 74, यहाँ तो खैर 4 खिलाड़ी चल गए थे जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे 39 और 48 का स्कोर है। तो अगर आप देख रहे हो तो सेकंड इनिंग के अंदर अगर मैं गुजरात को हटा दूं तो बाकी खिलाड़ियों में सिर्फ 2 खिलाड़ी, तो टोटल दोनों इनिंग्स मिलाकर 5 प्लेयर ऐसे हैं, बैटिंग, विकेट कीपिंग और ऑलराउंडर में से निकालना है सिर्फ 5 प्लेयर, 5 बल्लेबाज मान लो, बाकी 6 गेंदबाज फिट हो सकते हैं। 6 गेंदबाज फिट हो सकते हैं, ये चीज नोट कर लेना। चलो 6 नहीं तो 5 तो फिट कर ही सकते हो आप, मतलब दोनों मिला के 6 बल्लेबाज और बाकी 5 गेंदबाज आपकी टीम में फिट हो सकते हैं। अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं कि गेंदबाजों ने क्या किया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को जब जब गेंदबाजी करने का मौका इस मैदान पर मिला है तब तब विकेट आया है, जैसे यहां और यहां टोटल 3 विकेट। इन टीम्स में जब ये टीम बैटिंग कर रही थी गुजरात की और सामने वाली टीम गेंदबाजी कर रही थी तो राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था। फिर जहां मैंने ये डैश लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये गेंदबाज अवेलेबल नहीं था इस मैच में, ठीक है। और जहां 0 लिखा है मतलब विकेट नहीं मिला उसको, ये चीज समझ लीजिएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे राइट आर्म मीडियम को भी ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट मिला पहली इनिंग में, और टोटल जो आपके सामने 4 मैचेस में गेंदबाजी की है राइट आर्म मीडियम ने और 11 विकेट निकाल दिए। हर एक मैच के अंदर लगभग 3 विकेट राइट आर्म मीडियम को। अगर राइट आर्म फास्ट है तो 1 विकेट तो कम से कम, राइट आर्म मीडियम है तो 2 से लेकर 3 विकेट। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम को ज्यादा विकेट्स नहीं मिले इस मैदान पे, सिर्फ 2 मिले हैं। ऑफ स्पिन को भी ठीक ठाक विकेट मिले हैं, 4 विकेट, मतलब अगर वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करें तो खाली नहीं जाएंगे, लगभग 1 विकेट तो निकाल देना चाहिए। लेग स्पिन को पहली इनिंग में 1 ही विकेट मिल पाया है 2 मैचेस में, और ऑर्थोडॉक्स को हर एक मैच के अंदर विकेट मिला है। तो अगर आप यहां प्रायोरिटी वाइज सेट करोगे तो आपको सबसे पहले लिख देना है राइट आर्म मीडियम, जो आपकी टीम में आ जाएगा। अगर राइट आर्म फास्ट है तो उसको रख लेना। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स है जिसको नहीं छोड़ सकते आप, और फिर आप राइट आर्म ऑफ स्पिन को पटक सकते हो। तो इस तरह से आप गेंदबाजों का सिलेक्शन तय कर सकते हैं कि अगर सबसे पहले राइट आर्म मीडियम को पटक लेना है,
जो पावर प्ले डेथ ओवर में डाल रहा है। फिर राइट आर्म फास्ट है अगर कोई, फिर ऑर्थोडॉक्स, और फिर राइट आर्म ऑफ स्पिन अगर कोई है तो, ठीक है। अब इसके बाद आप सेकंड इनिंग पर आएंगे तो आपको वही स्थिति सेकंड इनिंग में भी देखने मिलेगी कि जब जब राइट आर्म फास्ट बॉलर अवेलेबल रहा है उसने विकेट निकाला है। सेकंड इनिंग में राइट आर्म मीडियम को 2 मैचेस में विकेट नहीं मिल पाया। बाकी अगर आप यहां देखोगे तो टोटल 9 विकेट्स राइट आर्म मीडियम को मिले हैं। फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 1 मैच खेला था, उसमें विकेट आ गया था। इसके बाद अगला जो यहां पर आपको मिलता है लेफ्ट आर्म मीडियम, 1 और 2 विकेट लेफ्ट आर्म मीडियम को विकेट मिले हैं। ऑफ स्पिन को 1 मिला, लेग स्पिन को फिर से विकेट नहीं मिल पाया, चाइना मैन को 2 और ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिला है। तो सेकेंड इनिंग में भी सबसे पहले आप लिखोगे राइट आर्म फास्ट बॉलर अगर कोई है तो, फिर आप इसके बाद लेके चलना यहां से लेफ्ट आर्म मीडियम। लेफ्ट आर्म मीडियम वैसे तो दोनों टीमों के पास में नहीं है तो उतनी बड़ी दिक्कत खत्म है। फिर आपको लेके चलना पड़ेगा एक ऑफ स्पिनर, एक राइट आर्म मीडियम और इसके बाद राइट आर्म ऑफ स्पिन और प्लस ऑर्थोडॉक्स, ये आपको देखना है। अब लेग स्पिन का रोल उतना बेहतर तो नहीं रहा, अगर कहीं मिल जाता है राशिद खान को विकेट तो ये मान लेना कि वो बल्लेबाज की कमजोरी से मिलेगा, या फिर वानिंदु असरंगा को विकेट मिलता है तो बल्लेबाजों की कमजोरी या बैटल की वजह से मिलेगा। यहां पिच से तो उतना सपोर्ट हमें नजर नहीं आया। अब बात करेंगे हम आगे चलकर दोनों टीम्स के बारे में। दोस्तों चीजें समझ में आ जाई हो, बैटिंग सिलेक्शन क्लियर हुआ, बॉलिंग सिलेक्शन क्लियर हुआ। अब हम प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो लेने लायक है और छोड़ेंगे तो किस सिचुएशन में छोड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। यहां देखो बैटिंग ऑर्डर है आपके पास, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, फिर आएंगे बटलर, फिर आएंगे सुंदर, फिर आएंगे रदरफोर्ड। इसके बाद शाहरुख खान और राहुल तेवतिया है और राशिद खान। फिर गेंदबाजी शुरू हो जाती है। इनकी तरफ से नई गेंद की शुरुआत करेंगे सिराज, इनका साथ देंगे प्रसिद्धि कृष्णा, फिर आएंगे ईशांत शर्मा। तो जो पावर प्ले में गेंदबाजी हो रही है ये 3 गेंदबाज रहेंगे। अगर कोई पावर प्ले में विकेट आता है तो आपको इन तीनों में से सिलेक्शन करना है। फिर मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी आएगी साई किशोर और राशिद खान की आएगी। मिडिल ओवर में अगर आपको विकेट लग रहा है, वैसे ऑर्थोडॉक्स को ज्यादा बेहतर विकेट मिले हैं तो साई किशोर हमारी प्रायोरिटी है, फिर राशिद खान उसके बाद आएंगे। डेथ ओवर में गेंदबाजी सिराज करेंगे और प्रसिद्धि कृष्णा करेंगे। तो अगर पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों का गेंदबाज देखना है तो सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा में से सिलेक्शन ज्यादा अच्छा होगा। अब यहां हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की, कि इस मैदान पर रिकॉर्ड किस किस का अच्छा है। साई सुदर्शन ने 14 मैचेस में 6 बड़े स्कोर किए हैं। शुभमन गिल के 20 पारियों में 7 बड़े स्कोर हैं और जॉस बटलर का 5 इनिंग में 2 बड़े स्कोर है। मैंने आपको भी पीछे दिखाया था कि गुजरात की टीम ने जो बैटिंग की है ना वो इस मैदान पे सबसे अच्छी रही है। बाकी दूसरे जितने भी टीम्स आई हैं वो गच्चा खाई हैं, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, कहीं कहीं मिडिल ऑर्डर ने काम नहीं किया। यहां लेकिन गुजरात एक ऐसी टीम है कि इनके पास के जो टॉप 3 प्लेयर है इन्होंने लगभग हर मैच में स्कोर किया है। शाहरुख खान ने 8 इनिंग में 92 बनाया, रदरफोर्ड के पास में 2 में 64 हो गया, राहुल के पास में 9 में 120 है और सुंदर के पास में 2 में 6 है। अब गेंदबाजी की बात करें तो राशिद को 20 विकेट मिले हैं 18 पारियों में, साई किशोर के पास में 8 विकेट है। अब जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि ऑर्थोडॉक्स का काम लेग स्पिन से ज्यादा अच्छा रहा है, आपको वो ये चीज यहां भी नजर आएगी। इनको हर 13 गेंद के बाद विकेट मिला है तो राशिद खान को हर 20 गेंद के बाद विकेट मिला है। इसके बाद ईशांत शर्मा जिनके पास 6 में 5 है, सिराज के पास 7 में 6 और प्रसिद्धि कृष्णा के पास में 6 में 9 विकेट्स हैं। अब सबसे पहले हम साई सुदर्शन के बारे में बात करेंगे जिनका सिलेक्शन और परसेंटेज काफी हाई रहेगा। अब आप इनका रिकॉर्ड देखें तो पिछले 4 में से 3 मैचेस में बड़ा स्कोर है। अगर पहले बैटिंग करने आते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस होते हैं, कैप्टनसी का काम करते हैं क्योंकि लगभग 57 का एवरेज है। ये चीज नोट करना, आप शुरू से नोट करते चलना कि फर्स्ट इनिंग में कैप्टन बना सकते हो। अगर कोई आउट करेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से। सामने वाली टीम में कौन है राइट आर्म फास्ट बॉलर? जोफ्रा आर्चर। तो अगर आप आउट मान के चल रहे हो तो आर्चर को टीम में पिक करो, इनको ड्रॉप कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, 1 विकेट पावर प्ले में मिल जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है यहाँ पे कौन? शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने क्या किया, 4 में से 3 मैचेस में इन्होंने भी बड़ी पारी खेली है, मतलब रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा हो गया। यहां अगर आप देखोगे तो सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन पहले बैटिंग में इनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनको आउट कौन करेगा? इनको अगर आउट कोई कर सकता है तो वो है लेग स्पिनर। लेग स्पिनर के सामने इनको दिक्कत आई है, मतलब परेशान हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। पहली चीज कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल रहे हैं, नोट करने लायक चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई आउट कर रहा है तो लेग स्पिनर, और लेग स्पिनर कहां आता है? मिडिल ओवर्स में।
6 ओवर के बाद। अगर अब प्लेयर बैटल की बात करें तो दूसरा प्लेयर जो इन्हें आउट कर सकता है वो जोफ्रा आर्चर है। तो जोफ्रा आर्चर की जगह ऑलमोस्ट तय होगी अगर आप इन दोनों में से एक भी प्लेयर छोड़ रहे हो तो, साई सुदर्शन या फिर शुभमन गिल में से एक भी छोड़ रहे हो तो जोफ्रा आर्चर की जगह बन जाती है। इसके बाद आप देखोगे संदीप शर्मा जो कि 32 गेंदों में 21 रन देकर एक बार आउट कर चुके। स्ट्राइक रेट पर भी नजर डालो, सिर्फ 65 का है। और इसके अलावा वानेंदु असरंगा जो कि लेग स्पिनर है वो 2 बार आउट कर चुके हैं। अभी हमने पीछे क्या बात की थी कि वैसे तो लेग स्पिनर को विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन अगर किसी बल्लेबाज की कमजोरी है तो चांस बनता है। हालांकि ऐसी स्थिति में चांस 50-50 हो जाता है क्योंकि इनको पिच की से मदद मिल रही है। अगर पिच थोड़ा भी टर्निंग होता तो मैं आंख बंद करके शुभमन गिल को छोड़ देता, क्योंकि फिर 6वां ओवर जैसे ही असरंगा आते विकेट आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते। अभी के लिए फर्स्ट इनिंग में टीम में रखने में फायदा ज़्यादा लेग स्पिनर और जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको रख रहे हो तो फिर आर्चर को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर आर्चर को विकेट मिलेगा तो डेथ पे मिलेगा, ऊपर विकेट नहीं है। और अगर आप आर्चर को रख रहे हो तो फिर आप ये मान लेना कि गिल या सुदर्शन में से एक तो जाना ही जाना है। अब आप आइए नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आपको मिलता है बटलर। बटलर ने तीनों मैचेस में कमाल की बैटिंग की है। ज्यादातर सेकंड बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा करते हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए क्या आप कैप्टन बना सकते हो? बिल्कुल हाँ। अब आप यहां पे देखो इनकी कमजोरी, तो ऐसी कोई कमजोरी नहीं है जो लगे कि जिसकी वजह से इन्हें छोड़ सकते हैं। बस इतना है कि आर्चर ने आउट किया है 47 गेंदों में 2 बार, लेकिन स्ट्राइक रेट पर भी नजर डालो, ये 2 बार आउट ऐसा हुआ है कि रन बना रहे हैं और अब विकेट दे दिया, ना कि ऐसा हुआ है कि आप खेल नहीं पा रहे। लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है। और ऐसी ही स्थिति संदीप शर्मा के सामने भी है। मतलब बटलर जो है ऑलमोस्ट दोनों इनिंग में कंफर्म है। क्यों है दोनों इनिंग्स के अंदर कंफर्म? क्योंकि एक तो कोई कमजोरी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी प्लेयर से परेशानी नहीं है। अब तो बस यही होगा कि दिन खराब होगा तो ही विकेट जाएगा, नहीं तो स्मॉल लीग के लिए बटलर कैप्टनसी का बहुत अच्छा चॉइस बन रहा है। अब नंबर 4 पे आप आओगे तो आपको देखने मिलेगा यहां पे वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर कहने को तो दोस्तों खैर गेंदबाज हैं, अब गेंदबाज हैं तो गेंदबाजी की तरह ही ट्रीट करेंगे हम इनको। आर्चर ने 3 गेंदों में 5 रन देकर एक बार आउट कर दिया और तीक्षाना ने 8 गेंदों में 11 रन देकर एक बार आउट किया है। कमजोरियों में पिछले 1 साल में ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। 30 गेंदों में 2 बार राइट आर्म मीडियम ने आउट किया और 1 बार राइट आर्म फास्ट बॉलर ने। तो ओवरऑल इनको मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 4 नंबर पर ठीक ठाक खेल लेते हैं, स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं और स्पिन को वैसे भी उतनी मदद है नहीं, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर मेरी टीम में फिट बैठेंगे ज्यादातर टीम्स में। और इसके हाँ एक और चीज, अगर आर्चर आते हैं तो विकेट चला जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो कि ये आए और उसी समय आर्चर को लगा दिया जाए तो विकेट चला जाएगा। इसके बाद है दोस्तों शेरफेन रदरफोर्ड, जिन्होंने 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की। सेकंड बैटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं। कमजोरी अगर देखोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पाते, जो कि इस टीम के पास में नहीं है। इसके बाद आप देखोगे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं खेल रही, 16 गेंदों में 2 बार आउट हो गए और राइट आर्म ऑफ स्पिन नहीं खेल रही। अब यहाँ पे एक तो तीक्षाना है जिन्होंने 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। आर्चर जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं, इन्होंने 3 गेंदों में 9 रन दिए और इनका आमना सामना अगर होगा तो डेथ ओवर में हो जाएगा। बाकी तीक्षाना के पास में यह मौका है कि 1 विकेट कम से कम अपने नाम कर लें। फिर आप आओगे इसके बाद अगले नाम पे जो कि है शाहरुख खान का। अब शाहरुख खान की वैसे तो बैटिंग आ नहीं रही है, अब अगर आएगी तो आएगी डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर में इनका आमना सामना होगा संदीप शर्मा से या फिर आर्चर से। तो यहाँ या तो इन दोनों में से किसी को विकेट मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल 25-30 का स्कोर दे जाएंगे। तो ये तो बैटल ऐसी है, अगर टॉप ऑर्डर कॉलेप्स करता है तो शाहरुख खान का फायदा आपको हो सकता है। पर वहां पर भी ये देखना है कि वानेंदु असरंगा 8 गेंदों में 7 रन देकर एक बार इनको पहले आउट कर चुके हैं। अब आप इसके बाद देखें अगला नाम आपको मिलता है यहाँ से सॉरी ड्रीम टीम हम चेक कर रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। सारी चीजें अगर समझ में आ रही हो, क्लियर हो रहा हो, तो दोस्तों ये जो लाइक का बटन है ना, ये इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब साई सुदर्शन ने 3 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, जिसमें से 2 बार टीम जीती भी है, ठीक है। शुभमन गिल ने 3 में से इन्होंने 3 बार जगह बनाई है और जॉस बटलर ने 3 बार जगह बनाई है। और एक और चीज आप यहां पे देखना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये तीनों खिलाड़ी एक साथ में ड्रीम टीम में आ जाए। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ तीनों खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए, यहां पर भी आए, चलो आरसीबी वाले मैच में शुभमन गिल नहीं आ पाए थे और जिसमें शुभमन गिल आए उसमें सुदर्शन और बटलर दोनों नहीं आए थे। इसके बाद शाहरुख खान अभी तक मौका नहीं मिल पाया, इसलिए बाहर है। रदरफोर्ड तीनों ड्रीम टीम में 3 बार ड्रीम टीम में इन्होंने जगह बना ली
और इसके बाद राहुल तेवतिया को ज़्यादा मौका मिला नहीं है और सुंदर ने एकमात्र मैच खेला था, उसमें इनकी जगह बन गई थी। राशिद खान अभी तक लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। आर साईं किशोर 3 बार जगह बना चुके हैं। इसके बाद ईशांत शर्मा 1 बार और सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा ने दोनों ने एक साथ में 3 मैचेस में लगातार ड्रीम टीम में जगह बनाई है और एक साथ में बनाई है, मतलब एक ने पावर प्ले में विकेट निकाले तो एक ने डेथ में। अब राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के पास में है जायसवाल, संजू, रेयान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जुरेल और हेटमायर। यहां आकर इनकी बल्लेबाजी खत्म हो जाती है। गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो इनके पास में पावर प्ले में आर्चर के साथ में संदीप शर्मा और युद्धवीर सिंह मिलते हैं। फिर आपको मिडिल ओवर्स में कौन मिलेगा? तीक्षाना मिल जाएंगे, कुमार कार्तिकेय के 2 ओवर मिलेंगे और हसरंगा मिल जाएंगे। डेथ ओवर में हसरंगा, आर्चर और संदीप शर्मा, ये तीनों गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहां अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि इस मैदान के ऊपर गुजरात के खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी दूसरे जितने भी खिलाड़ी हैं, अधिकतर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड खराब है और वही स्थिति आपको देखने मिलेगी कि किसी का भी रिकॉर्ड 30 का एवरेज नहीं टच कर पा रहा है। 30 का एवरेज नहीं है इस टीम के टॉप 5 प्लेयर्स का। एक मात्र 50 लगाया है संजू सैमसन ने, बाकी सब फ्लॉप रहे हैं और तीक्षाना को विकेट नहीं मिला, हसरंगा को 1 मिला है, संदीप शर्मा के पास में 3 है और कुमार कार्तिकेय पहले इस मैदान पर 1 विकेट निकाल चुके हैं। अब पहला नाम है जायसवाल का। जायसवाल सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 90 के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में 50 भी बनाया। अब अगर आप इनका रिकॉर्ड देख रहे हैं तो ये सेकंड बैटिंग करते हुए ज्यादा बेहतर चॉइस है। ज्यादा अच्छी चॉइस कब है? जब सेकंड बैटिंग करें। कमजोरी क्या है कि भाई लेफ्ट आर्म मीडियम अगर आ गया तो अपना विकेट दे जाएंगे, अगर राइट आर्म मीडियम कोई अच्छी गेंद डाल रहा है तो विकेट दे जाएंगे। यहां पे सिराज हैं जिन्होंने 32 गेंदों में सिर्फ 40 रन देकर 1 बार आउट कर लिया। ईशांत शर्मा ने 2 गेंदों में 1 बार आउट कर लिया और राशिद खान ने 9 गेंदों में 1 बार आउट कर लिया। तो चांसेस तो हैं कि अगर पावर प्ले में विकेट आता है तो सिराज या फिर कृष्णा या फिर ईशांत शर्मा में से कोई एक निकाल देगा। तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये खिलाड़ी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की उतनी अच्छी चॉइस में शामिल नहीं है। फिर आपको नाम मिलता है संजू सैमसन का, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस में स्कोर किया है। ये दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं। 50 हालांकि सेकंड इनिंग में ज्यादा बनाया है। कमजोरी देखोगे तो कोई कमजोरी भी नहीं है, ना ही कमजोरी है, दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं। और अगर प्लेयर बैटल की बात करेंगे तो सिर्फ एक सिराज है जिन्होंने 31 गेंदों में 3 बार आउट कर दिया। अब अगर हमें पावर प्ले में संजू का विकेट लग रहा है तो किसको रखना है? सिराज को पिक करना पड़ेगा। और साईं किशोर ने 7 गेंदों में 12 रन देकर 1 बार आउट किया है। वैसे साईं किशोर कई बार पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने जो टीम है ना, जो गुजरात की जो टीम है, वो ऑलमोस्ट 3 फास्ट बॉलर के साथ में खेल रही है। अब उनका इस्तेमाल उन्हें पावर प्ले से करना ही पड़ेगा क्योंकि मिडिल ओवर्स में फास्ट बॉलर का कोई काम नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर 24 में 51, 1 बार भी आउट नहीं किया और राशिद खान ने 100 गेंदों में 1 बार आउट किया है। इसके बाद नंबर 3 पे है रेयान पराग, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में अच्छा खेला है। ठीक है, कमजोरियों की बात करोगे तो इनकी कोई खास कमजोरी है नहीं जिसको आप फॉलो कर सको। बस सिराज ने 10 गेंदों में 12 रन देकर 1 बार आउट किया है और राशिद खान इनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं क्योंकि 28 गेंदों में सिर्फ 24 रन दिए हैं और 2 बार आउट कर दिया। अब वैसे तो राशिद खान के पास में विकेट नहीं आ रहा है, लेकिन जो रेयान पराग हैं जब उनके सामने राशिद खान आते हैं तो फंस जाते हैं। इस वजह से अगर विकेट मिल जाए तो एक अलग बात होगी। फिर आप आएंगे नंबर 4 पे जो नीतीश राणा है। नीतीश राणा लेफ्ट आर्म को 1 विकेट दे चुके हैं। इसके बाद इन्होंने ऑफ स्पिन को 2 बार अपना विकेट दे दिया। स्पिन गेंदबाजी आती है, फंस जाते हैं। सिराज 23 गेंदों में 1 बार आउट कर चुके हैं। ईशांत शर्मा ने 21 गेंदों में 1 बार आउट कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर जो कि ऑफ स्पिनर हैं 26 गेंदें डाली हैं और 2 बार आउट कर दिया, मतलब 4 ओवर में 2 बार आउट। और इसके अलावा राशिद खान ने 76 गेंदों में 1 बार आउट किया, तो वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर इनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरेल। नीतीश राणा की स्थिति सुन लीजिएगा कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग आएगी और मिडिल ओवर्स में ही आपको वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो चांसेस यहां पे 50-50 वाले हो चुके हैं। हालांकि ऑफ स्पिनर को विकेट भी अच्छे मिले हैं, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि विकेट निकाल देना चाहिए। इसके बाद ध्रुव जुरेल है जिन्होंने 2 मैचेस में काफी बेहतर बैटिंग की है। सेकंड बैटिंग ज्यादातर अच्छा करते हैं, इनको समस्या ऐसी कोई खास है नहीं, बस लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते हैं।
यहां किसी भी गेंदबाज ने अभी तो इनको आउट नहीं किया जो खेल चुके हैं, और लगभग सभी के सामने 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। अगर जुरेल की बैटिंग आती है तो ये ड्रीम टीम में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद शिमरन हेटमायर पहले बैटिंग करते हुए अच्छा करते हैं, ठीक है। कमजोरी देखोगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेलता, यहां नहीं है। ऑर्थोडॉक्स नहीं खेलता तो यहां पे साई किशोर हैं। बस इतना है कि लेफ्ट हैंड के सामने गेंदबाजी करा लें। फिर इसके बाद ऐसी कोई गेंदबाजी नहीं है जो इनको परेशान करे। एक लेग स्पिन भी है जिसके सामने फंसते हैं। यहाँ पे राशिद खान 53 गेंदों में 4 बार आउट कर चुके हैं। मतलब राशिद खान के पास में मौका है कि 2 खिलाड़ी को तो कम से कम आउट कर सकते हैं। चलो 2 विकेट ना भी आए तो 1 विकेट तो इस मैच में फाइनली राशिद खान को मिलने का चांस अच्छा है, ठीक है। और सिराज इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। इनका आमना सामना डेथ ओवर में होगा तो डेथ ओवर में आपको ये देखने मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां से कि इस टीम के खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। पहले तो 2 मैचेस को जीता है। जीते हुए मैचेस में जायसवाल, संजू सैमसन और इसके बाद रेयान पराग जब टीम जीती है तो दोनों बार ड्रीम टीम में है। जब टीम जीती है तो हेटमायर दोनों बार ड्रीम टीम में, और वानिंदु हसरंगा भी दोनों बार ड्रीम टीम में जब टीम जीती है। टीम हारी है तब एक अलग स्थिति है। इसके बाद आर्चर के बिना नहीं जीत पाएगी यह टीम। आर्चर का परफॉर्मेंस 2 मैच में आया, दोनों में जीत गई टीम। इसके बाद तीक्षाना 1 बार और यहाँ पे संदीप शर्मा 1 बार। इसके बाद ऊपर अगर आप देखोगे तो नीतीश राणा ने 1 बार जगह बनाई है। संजू सैमसन 3 बार अगर जगह बनाई है तो किसी ने तो रेयान पराग और शिमरन हेटमायर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहले हमारी कोर टीम देख लेते हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन को मैंने कोर टीम में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि जोफ्रा आर्चर किसको आउट कर दे कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए यहां रिस्क ना लेते हुए वो सेफ प्लेयर पकड़े हैं जिनके चांसेस हैं कि ज्यादा बेहतर कर जाएंगे, जैसे कि सैमसन, जायसवाल, हसरंगा, आर्चर, सिराज, सुंदर और बटलर। इनके चांसेस हैं कि इनमें से ज्यादा खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में मिल जाएंगे। अब अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो पहला कॉम्बिनेशन जिसमें मैंने सिराज और सुंदर और साई दोनों, सुंदर साई तो एक ही आदमी हो गया, साई और शुभमन को दोनों को छोड़ दिया है। संजू कप्तान है, बटलर वाइस कैप्टन है, रदरफोर्ड है, जायसवाल है, शाहरुख खान। अगर ऊपर के 2 विकेट जल्दी जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि फिर शाहरुख खान की बैटिंग आ जाएगी। फिर इसके बाद हसरंगा और रेयान पराग, आर साई किशोर, आर्चर और संदीप शर्मा हमारी टीम में जगह बना रहे। ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें हमने सुदर्शन को टीम में रखा है, गिल को मैंने छोड़ा। अगर कहीं विकेट एक ही आता है और वो आर्चर है, आप इन दोनों में से एक कर लेना, या तो शुभमन या साई, ठीक है। इसके बाद बटलर, रदरफोर्ड, संजू सैमसन, नीतीश राणा, वॉशिंगटन सुंदर, कप्तान उपकप्तान ये हैं, संदीप शर्मा और सिराज दोनों टीम में हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके सामने आएगा वो ये है कि इसमें हमने गिल और सुदर्शन दोनों को रखा है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए बटलर का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, और अगर बटलर का विकेट आता है हसरंगा के खाते में तो ये टीम में है संदीप शर्मा, तीक्षाना, आर साई किशोर, शाहरुख खान, नीतीश राणा, रदरफोर्ड, जायसवाल और संजू सैमसन टीम में जगह बना रहे हैं। फिर आप यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें जॉस बटलर कप्तान है, शुभमन गिल भी हैं, साई सुदर्शन भी हैं। क्योंकि अगर ये टीम सेकंड बैटिंग करती है तो कई बार आप ऐसा देखोगे कि ये 3 खिलाड़ी ही मैच को खत्म कर देते हैं, इसीलिए तीनों खिलाड़ी हैं। हसरंगा है, रेयान पराग हैं, शिमरन हेटमायर, संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल। अगर आप इनमें से किसी एक को छोड़ के चाहते हो कि वॉशिंगटन सुंदर को रखना तो ये रख सकते हो। सिराज को पावर प्ले और डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए मैंने वाइस कैप्टन बना दिया। राशिद खान और प्रसिद्धि कृष्णा टीम में है। अब आप चाहो तो सिराज के स्थान पे प्रसिद्धि कृष्णा को भी कर सकते हो और यहाँ पे आर साई किशोर को रख सकते हो। ये दोस्तों कुछ चेंजेस तो हैं जो आपके हाथ में है, जो आप बदल सकते हो। मेरा काम है आपको एक बेहतर से बेहतर टीम प्रोवाइड करना, जो मैं अपनी तरफ से 100% कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, और ध्यान रखिएगा दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।